हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक। हमने 13.1 एक्सरसाइज के सम प्रैक्टिस कर लिए थे। अब हम 13.2 एक्सरसाइज की थ्योरम आज करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब जो आगे का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट। तो आपको दो इवेंट आपको दिए हुए होते हैं विद द सैम्पल स्पेस, क्योंकि इवेंट जो होती है वो हमेशा सैम्पल स्पेस में से होती है। क्लियरली द सेट ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन एफ लिखा होता है, ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड का मतलब क्या है, अगर आपकी इवेंट ई होती है तो इवेंट एफ भी होगी, तब यहाँ एंड लगता है। मतलब दोनों पॉसिबल केस जब होते हैं तब इंटरसेक्शन लगता है। अगर दोनों में एक कोई पॉसिबल अजम्पशन पे हो, एक होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा पहला नहीं होगा, तो यूनियन आता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट द इवेंट दैट द बोथ इवेंट ई एंड एफ हैज़ अकर्ड। तो जब दो इवेंट साथ में होती है तो उसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में ई एफ। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वी न्यू दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल टू था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे ई और एफ का मतलब है दोनों इवेंट आपकी क्या हो रही है, घटित हो रही है, तब यहाँ इंटरसेक्शन लगा है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। जब आपकी दोनों इवेंट होती हो प्रोबेबिलिटी में तब वहाँ इंटरसेक्शन होता है, मतलब पहली इवेंट हो रही है और दूसरी भी हो रही है, तब उसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी फिर दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ लेनी होती है। जब आप एग्जाम्पल करोगे तब आपको ये इजीली और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, जो वो देखो आप क्या है, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या है, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल 5 वाइट बॉल। आपको जो सैम्पल स्पेस दिया हुआ है उस सैम्पल स्पेस के अंदर इसने कहा है 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है, तो यहाँ पे टोटल बॉल 14 बॉल यहाँ पे हो जाएगी। इसने आगे बोला है 2 बॉल्स आर ड्रा फ्रॉम द अर्न। हमें 2 बॉल निकालनी है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकालनी है, विद आउट रिप्लेसमेंट। विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर हम इसमें से कोई बॉल निकालेंगे तो उसको वापस इसमें नहीं डालेंगे, उसको बाहर ही रख देंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रा बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। हमें यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले ही ब्लैक बॉल निकलेगी एंड फिर दूसरी ब्लैक बॉल निकलेगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंटरसेक्शन को, कि पहली ब्लैक बॉल निकली है फिर दूसरी ब्लैक बॉल निकली है B2 बाय B1। इसका मतलब यही होता है, B2 बाय B1 का मतलब है जब दूसरी बॉल निकलती है तो उससे पहले B1 बॉल निकल चुकी है, तो इसलिए उसका यहाँ इम्पैक्ट आता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम सोल्व करेंगे, पहली ब्लैक बॉल निकालेंगे, फर्स्ट ब्लैक बॉल अगर आप निकालोगे, फर्स्ट ब्लैक बॉल अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक बॉल जो है वो 10 है यहाँ पे,
और टोटल 14 है तो प्रोबेबिलिटी 14/15 हो जाएगी। जब आप सेकंड ब्लैक बॉल निकालोगे, पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल की, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमने यहाँ से एक बॉल निकाल चुके हैं और वो वापस इसमें नहीं डाली है, तो ब्लैक बॉल अब यहाँ पे 9 हो गई है और टोटल यहाँ पे बॉल है 13 हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगी, 9 यहाँ पे टोटल जो बॉल है वो 15 है, अब यहाँ पे 14 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 9/14। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर जब रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी B1 एंड B2, मतलब दो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी 14/15, 9/14, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 9/15 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट उसने दे रखी है। नेक्स्ट आप देखो एग्जांपल नंबर 9, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 9 का अगर आप सैम्पल स्पेस देखते हो तो क्या कह रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रा सक्सेसफुली। आपको 3 कार्ड यहाँ पे निकालने हैं, विद आउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो कार्ड आपने निकाला है वो वापस यहाँ नहीं डालेंगे। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, तो सैम्पल स्पेस में 52 कार्ड्स है, तो ये आपको सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग, मतलब पहले 2 कार्ड, तो मतलब पहला किंग होगा और दूसरा कार्ड भी किंग होगा, एंड द थर्ड कार्ड इज़ एन एक, जो थर्ड कार्ड होगा वो इक्का होगा यहाँ पे। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, फिर निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग अंडर द कंडीशन फर्स्ट किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक अंडर द कंडीशन K1 इंटरसेक्शन K2। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे आपको 3 बॉल यहाँ पे 3 कार्ड आपको ड्रा करने हैं, जो फर्स्ट कार्ड होगा वो किंग होगा, तो आपको पता है टोटल किंग कार्ड यहाँ 4 होते हैं, डिवाइड बाय 42। जब आपने एक कार्ड निकाल लिया है वो विद आउट रिप्लेसमेंट है, मतलब निकालने के बाद उसे वापस वहाँ नहीं रखा गया है, तो अब यहाँ किंग जो है वो 3 रह गए हैं और टोटल है 51 कार्ड यहाँ रह गए हैं। तो सेकंड किंग की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी। अब टोटल कार्ड यहाँ पे 50 हो गए हैं, लेकिन एक कार्ड अभी भी यहाँ 4 है, तो थर्ड कार्ड आपको एक निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/50 हो जाएगी। तब आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये आप कर लेना, तो ये आपका आंसर आएगा 2/5525। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए थे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तभी लगता है जब हम एक से ज़्यादा कार्ड ड्रा करते हैं और वहाँ पे दोनों कार्ड की निकलने की श्योरिटी होती है, अभी पहले कार्ड निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन लगता है और इस कंडीशन से हम आप उसको सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें एक रिजल्ट और दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब 2 इवेंट आपको दे रखी होती है उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो इवेंट है E एंड F दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंट पे तो हम ये कंडीशन करके दिखाएंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो
आप यहाँ पे पहले सैंपल स्पेस देखो क्या दे रखा है, ए डाई इज़ थ्रो, एक डाई को थ्रो किया जाता है। तो सैंपल स्पेस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। अगर आप इवेंट ई की बात करते हो, ई बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट ई में जो एलिमेंट है वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 एंड 6 होगा। उसके बाद एफ क्या इवेंट आपको दे रहा है, एफ बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज़ इवन, जो नंबर है वो इवन होगा, मतलब 2 4 एंड 6 होगा। तो आपको बताना है क्या ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, क्या आपस में ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमें पता है कंडीशन इंडिपेंडेंट की क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देन वी से दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तब हम उसको क्या कहेंगे, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट कॉमन आ रहा है, सिर्फ ओनली एक 6 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, एक ही एलिमेंट यहाँ है, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। ई की प्रोबेबिलिटी, ई में 2 एलिमेंट है तो 2/6 हो जाएगा, यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे, एफ में 3 एलिमेंट है तो 3/6 यानी 1/2। तो ये तीनों वैल्यू जब आप इस कंडीशन में रख के देखो फुलफिल हो रही है नहीं, तो 1/6 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसका मतलब 1/6 इक्वल टू 1/3। तो हम कह सकते हैं ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तब हम बोल देते हैं कि दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इंडिपेंडेंट के ऊपर। आपको क्या दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 11 के अंदर, एन अनबायस्ड डाई, आपके पास एक डाई है जिसको 2 बार थ्रो किया गया है। तो आपको पता है जो सैंपल स्पेस होता है जब 2 बार डाई को थ्रो किया जाता है 1,1 होता है, 1,2 1,6 2,1 2,6 6,6। ये आपके पास एक सैंपल स्पेस बनता है जब 2 डाई को थ्रो किया जाता है। आगे क्या दे रहा है, लेट द इवेंट ए बी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। जो ए इवेंट है उसके बारे में क्या कहा है, ए बी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो पे ओड नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से पेयर आएंगे, 1,1 आ जाएगा, 1,2 1,6 आ जाएगा, 3,1 3,6 ये वाला पेयर आएगा, 5,1 से लेकर 5,6। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 18 एलिमेंट्स आपके इवेंट ए में आएंगे। अगर आप बी इवेंट की बात करो तो बी में क्या कह रहा है, बी द इवेंट ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो पे ओड नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए 1,1 आएगा, 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 ये वाली सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद 1,3 2,3 ये वाली सीरीज़ यहाँ आ जाएगी, 5,1 5,2 और 5,1 1,5 2,5 2 6,5 सॉरी ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ देखोगे बी के अंदर भी 18 एलिमेंट है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हो तो क्या आएगी, 18/36 यानी 1/2 आएगी। अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 18/36 यानी 1/2 आएगी। अगर हम ए
इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो 9 एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 9/36 यानी 1/4। तो हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये 1/2 प्लस 1/2, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जो ए और बी है वो आपस में क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट आपकी दे रखी है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन आपको टॉस दिए गए हैं, तो सैंपल स्पेस आपको पता है 3 कॉइन का ये बनता है ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड होता है, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल होता है, हेड टेल टेल होता है। टेल टेल हेड, ये एक यहाँ रह गया था बीच में। तो ये सैंपल स्पेस आपका बनता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कंसिडर द इवेंट ई। इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको 3 इवेंट आपको दे रखे, एक ई है, एक इवेंट यहाँ एफ है, एक इवेंट यहाँ जी है। तो पहले ई इवेंट देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है इवेंट ई 3 हेड और 3 टेल। इवेंट ई में तीनों के तीनों हेड होने चाहिए या फिर तीनों के तीनों टेल होने चाहिए। तो एक पेयर इवेंट ई का ये दे रखा है। एफ में क्या है एट लिस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो एक पेयर आपका ये बनेगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये तीनों के तीनों चारों के चारों पेयर यहाँ आ जाएंगे। जी में क्या करे एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसमें ये सारे के सारे पेयर यहाँ पे जी में आ जाएंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। अब आपको क्या चेक करना है, आपको पेयर चेक करने हैं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर आप ई और एफ का इंटरसेक्शन देखते हो, ई और एफ में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही कॉमन है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हो तो ई में 2 एलिमेंट है, तो 2/8 मल्टीप्लाई बाय एफ में कितने 4 एलिमेंट है, तो 4/8। अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, 1/8 इक्वल टू 1/8। इसका मतलब है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पेयर चेक करना है, ई और इंटरसेक्शन जी इक्वल टू है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो अगर आप ई और जी में देखोगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ई की प्रोबेबिलिटी 2/8 है और जी की प्रोबेबिलिटी में 7/8 है, तो नॉट इंडिपेंडेंट। इसी तरह नेक्स्ट आपको दिखाना है कि नेक्स्ट पेयर आपका डिपेंडेंट है या नहीं है। अब 30 नंबर एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे कि उस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको ये बात गिवन है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आपको शो करना है, शो दैट ई एंड एफ नोट आर इंडिपेंडेंट।
क्या शो करना है, शो दैट करना है, क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट को डैश से भी लिख दे देते हैं इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट। आपको ये दिखाना है कि ई और एफ नोट इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ नोट। अब ये कैसे दिखाएंगे, देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट। अब एक बार ये डायग्राम को देखो आप, अगर ये आपका एफ सेट है, अगर आप इसका नोट निकालोगे तो बाकी सारा एफ नोट आता है, ये सारा सेट आपका क्या है, एफ नोट है। अगर इस एफ नोट को हमें ई के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो अगर एफ नोट को हम ई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये बन के आता है। ये वाला पोर्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ नोट है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से मैं माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देखो अगर आप इस पार्ट को देखोगे कंप्लीट को, इस वाले पार्ट में ई में से इंटरसेक्शन पार्ट हटा हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको आगे सोल्व करेंगे। आपको ये गिवन है कि ई और एफ आपस में इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को ये लिख सकते हैं। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ रहा है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका बचेगा, तो ये बना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट का एफ मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट। अगर एक में से कुछ घटाते हैं तो वो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नोट किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई और एफ नोट भी आपस में क्या हो गए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गए। तो देयर फॉर ई एंड एफ नोट डैश बोल देते हैं आर इंडिपेंडेंट, कि वो भी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वो उसने दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो दे रखा है वो क्या है, देखो इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको ए और बी आपस में क्या दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दे रखे हैं। गिवन क्या है, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको गिवन है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लिस्ट वन ऑफ देम। जब आपको एट लिस्ट दिया जाता है तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी इज़ गिवन बाय, आपको यूनियन ये दिखाना है कि जो यूनियन है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो यूनियन हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आपको गिवन है किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसी तरह 1 को हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है इसको हम लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो 1 माइनस में इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ये बना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 13.2 एक्सरसाइज के सम प्रैक्टिस करके देखेंगे, उनको समझेंगे कि उनमें क्या गिवन है और कैसे करना है। थैंक यू सो मच।